बात एक और अहम मुद्दे की जिसकी देश भर में आज चर्चा हुई, बात वक्फ संशोधन बिल की। आज लोकसभा में पेश हुआ, बिल पर खूब बहस हुई और जैसा कि तय था कि इंडिया गठबंधन ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम और डीएमके ने हंगामा किया। तो मैं डीएनए में आज आपके सामने वक्फ एक्ट की पूरी कुंडली खोलूं उसके पहले आप जरा सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को सुनिए। सपा के सांसद मानो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने वक्फ में कोई बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अबे धमकी नहीं तो क्या है? ये सांसद की भाषा है क्या? ये तय आप करें, उसके पहले जरा सुनिए कि क्या कहा। इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर इस देश के अंदर संसद की कार्रवाई पूरा देश देखता है। सांसद के कार्यकर्ता वही करते हैं जो सांसद कहता है। तो क्या सपा सांसद देश में दंगा चाहते हैं? क्या वो कहना चाह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल भारत को बांग्लादेश बना देगा? तो ये सवाल सिर्फ सपा सांसद के बयान पर आधारित नहीं है। ये सवाल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद भी उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक सुर में मानकर बैठे हैं कि भारत बांग्लादेश बन जाएगा। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया पर लोगों को संदेह था, उसी तरह से भारत में भी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह होना शुरू हो चुका है। सुनिए जरा। अब ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या? तो इंडिया गठबंधन वक्फ संशोधन बिल को लेकर सिर्फ भड़काऊ बातें कर रहा है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन सदन में एक ही एजेंडा चला रहा है और वो एजेंडा है वक्फ संशोधन बिल के नाम पर सरकार को मुस्लिम विरोधी बताना। नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। दिस बिल इज टारगेटिंग दी मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। उस समय ये बिल लाया गया और इस तरह की चर्चा को छेड़ा गया है सरकार के द्वारा, जबकि बगल के देश बांग्लादेश में हम लोग चिंतित हैं। हमारे जो हिंदू माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके साथ जो हालात पैदा हुआ, उनके साथ क्या स्थिति है।
सरकार इस समय क्या संदेश देना चाहती है अपने देश को? पहले हमारी समाज के लोगों से बैठ करके बात करते हैं कि किन लोगों को हम इसमें क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा आपके समाज को पहुँचेगा। और आप वाकई में मुसलमानों का आपके दिल के अंदर अगर प्रेम जग रहा है तो मुझे बीजेपी एक जवाब दे, क्यों आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपका एक भी मुसलमान व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी दलों से बात करके ये समिति बनाएंगे। लेकिन अब जरा देखिए कि संशोधन बिल का अगर विरोध हो रहा है तो विरोध हो क्यों रहा है। मुख्य तौर पर 5 बड़े आरोप हैं। आरोप यह कि अल्पसंख्यकों के संस्थानों पर कब्जे का इरादा है। आरोप यह कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा चाहती है। आरोप यह कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीनने की कोशिश है। आरोप यह कि केंद्र सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। और आरोप यह कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। सदन में आज ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इन आरोपों के जवाब भी दिए। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? हम अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करे। लेकिन वक्फ के जिस संशोधन पर यह विलाप हो रहा है उसका इतिहास जरा मैं बताता हूं आपको। वर्ष 1923 में पहली बार वक्फ की संपत्ति को लेकर नियम बनाने के लिए बिल लाया गया। आजाद भारत में 1954 में वक्फ बिल लाया गया और इसके बाद इस बिल में साल 1959, साल 1964, साल 1969 में संशोधन हुए। लेकिन सबसे बड़ा संशोधन हुआ वर्ष 1995 में। 1995 में देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां असीमित हो गई और इसके बाद वक्फ कानून में बदलाव होता है वर्ष 2013 में। तब भी देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी लोकसभा में आज पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल वक्फ के लिए कोई पहला संशोधन बिल नहीं है। 5 बार पहले हो चुके हैं संशोधन। लेकिन क्या आपने सुना कि जैसे आज विरोध हो रहा है वैसे पहले कभी हुआ हो? कभी आपने सुना कि अल्पसंख्यकों के हक मारने की दलील दी गई संशोधन के वक्त? नहीं हुआ। और क्यों विरोध नहीं हुआ अब जरा ये देखिए। उसके पहले देखिए कि संशोधन करके वक्फ को कितना ताकतवर बना दिया गया था। सिलसिलेवार तरीके से देखिए आप। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 क्या कहता है? वो कहता है कि वक्फ अगर ये सिर्फ मान ले कि कोई भी जमीन किसी मुसलमान की है तो वो वक्फ की हो जाती है सिर्फ मानने से, ना उसे कागज दिखाने ना कुछ और। यानी यहां भी कागज नहीं दिखाएंगे। यही सेक्शन 40 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी प्रॉपर्टी के लिए कह दिया कि वो प्रॉपर्टी उसकी है तो फिर ये वक्फ को तय नहीं करना कि आपकी उसकी है कि नहीं। ये आपको साबित करना पड़ेगा कि संपत्ति वक्फ की नहीं बल्कि आपकी है। तो भले ही आपके बाबा दादा नाना या पुश्तैनी हो, लेकिन वक्फ ने कह दिया तो कह दिया संपत्ति उसकी है। और अगर आपको इसकी शिकायत करनी होगी तो किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, बल्कि शिकायत करने जाना होगा आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में। और वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने आपकी बात नहीं मानी कि संपत्ति आपकी है तो चाहे कुछ हो जाए आपको संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। देश के किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं। लेकिन क्या किसी और धर्म के पास ऐसा कोई कानून है? किसी मंदिर के पास, किसी गुरुद्वारे के पास या गिरजाघर के किसी बोर्ड के पास ऐसे अधिकार है कि भाई वो मान ले कि संपत्ति उसकी है तो उसकी हो गई? सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास। कांग्रेस सरकार में वक्फ को इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि कोई उलझता तक नहीं था। और उलझे तो करेगा क्या? सुनवाई के लिए जाना होगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, जिसका मकसद ही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है। यानी वक्फ जहां उंगली रख दे वो प्रॉपर्टी वक्फ की। कोई कोर्ट, कोई कानून नहीं उसे रोकने के लिए। और इसलिए केंद्र सरकार ये संशोधन बिल लेकर आई है ताकि किसी भी तरह की किसी भी मनमानी को रोका जा सके। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है
जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? आपके पास जमीन कितनी है, आपको अकाउंट देने में क्या दिक्कत है? जिस जमीन के आप मालिक हैं उसकी जवाबदारी तय करने में आपको क्या दिक्कत है? अमेंडमेंट्स वही हैं जो सच्चर कमेटी ने किया था। सच्चर कमेटी की बात हर जगह जो विपक्षी दल कहता है, आज उसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वक्फ बोर्ड अभी तक कितना अत्याचार कर रहा था कुछ नियमों कानून के घेरे में, जिसको संशोधित करके अब सही मायने में मुस्लिम समाज के महिलाओं, बच्चों, गरीबों के लिए एक सुंदर व्यवस्था की जा रही है। तो केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है वो वक्फ की सुपर पावर को खत्म करती है। यानी वक्फ बोर्ड वैसे रहेगा, वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जहां वो उंगली रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। अब देखिए बदलाव जो बताए गए हैं, जो प्रपोज किए गए हैं संशोधन बिल में, वो क्या किए गए। इसमें कहा गया कि बिना वेरिफिकेशन के कोई भी संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। वक्फ अगर दावा करेगा तो उस दावे का पहले वेरिफिकेशन होगा, फिर माना जाएगा कि उसकी है कि नहीं। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर निगरानी भी रखी जाएगी, नहीं मनमानी नहीं चलेगी। तो भारत में वक्फ संशोधन बिल पर विलाप हो रहा है। मुसलमानों के हक मारे जाने की दुआई नेता दे रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में वक्फ टाइप की कोई संस्था ही नहीं है, लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत इसलिए है क्योंकि वक्फ पर कुछ गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगते हैं तो वक्फ कहता है कि अंदरूनी मामला है। अब वो अंदरूनी मामला कौन से हैं, जरा ये सुन लीजिए आप। कीमती जमीनों को वक्फ संपत्ति बताता है अपनी, और उस पर कब्जा करने के आरोप वक्फ पर लगते हैं। वक्फ बोर्ड पर मुतलवी की नौकरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मुतलवी होता है जो वक्फ संपत्ति का जो केयर टेकर होता है, जो देखभाल करता है, उसकी नौकरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। वक्फ में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कोई आवाज उठाता नहीं क्योंकि वो वक्फ का अंदरूनी मामला बताया जाता है। ये आरोप है। एक साधारण सा कंपैरिजन है कि लैंड माफिया फिर भी धन और गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जाने के लिए ना धन की जरूरत है ना गन की जरूरत है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है और जमीन उनकी हो जाती है। अब आप चाहे तो साबित करते रहिए कि जमीन वक्फ की नहीं बल्कि आपकी है। अब कुछ उदाहरण आपको बताता हूं जहां ऐसा हो चुका है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया जिस जमीन पर है उस पर वक्फ अपना दावा ठोक चुका है। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट और विप्रो जैसी जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उनके दफ्तर जिस जमीन पर हैं उस जमीन को भी वक्फ कहता है कि हमारी है। तमिलनाडु में 1500 वर्ष पुराने मंदिर की जमीन और उसके आसपास के बहुत सारे हिंदू बहुल गांव, उन पर भी वक्फ दावा ठोक चुका है कि हमारी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंदिर के बराबर की जमीन को वक्फ कहता है कि भाई ये भी हमारी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एएसआई द्वारा संरक्षित एक किले को भी वक्फ बताता है कि प्रॉपर्टी भी हमारी है। यानी जहां मन किया जाता है, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी पूछ के, बिना किसी आंसरेबिलिटी के कह दिया जाता है कि हमारी है। और ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। बहुत संभावना यह भी है कि अगर वक्फ संशोधन बिल लाया नहीं गया तो पीएम आवास से लेकर के आपके आवास तक पर वक्फ दावा कर देगा। फिर आप साबित करते रहिएगा कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की नहीं है बल्कि हमारे पिताजी ने दी थी, या बाबा जी ने, नाना जी ने दी थी, या हमने लिए। साबित आपको करना है। इस बात की मैं मुखालफत करता हूं कि उसमें गैर मुस्लिम मेंबर रखे जाएंगे और जिला अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। फाइनल अथॉरिटी जिला अधिकारी होगी, तो फिर जो खुर्दबुर्द संपत्तियां होती हैं वो और कहीं ज्यादा होने लगेंगी। और ये खालिस शरई मामला है, इसलिए गैर मुस्लिम का नियुक्त करना ये नाजायज है। गैर मुस्लिमों को शामिल कर दिया जाए तो ये एक तरीके से वक्फ बोर्ड को कमजोर करने और उसकी ताकत को और उसकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। भाई जब ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों की खुद की संपत्ति है तो इसके अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को शामिल करने की क्या जरूरत है। जी न्यूज़।